इसी प्रयागराज में, तब इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, तो आरटीआई से संबंधित एक मीटिंग रखी थी केजरीवाल जी ने 2009 में, और एक छोटे से कमरे में हम लोग बैठे थे। मुझे याद है, मैं सुल्तानपुर से आया था, केजरीवाल साहब आए थे, मनीष सिसोदिया जी आए थे, और उस मीटिंग में कुल 7 लोग इकट्ठा हुए। कितने? 7 लोग। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्वराज पे काम करना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। उसके पहले वो आरटीआई पे काम कर चुके थे, उनको मैक्से से मिल चुका था। ये मैं 9 की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर अब आप ये स्वराज आंदोलन से जुड़ जाइए। हमने ठीक है। तो मैंने स्वराज का आंदोलन शुरू किया। तो मोटरसाइकिल से एक एक जिले में जाता था, और तब ये पार्टी वार्टी का तो कोई मतलब था ही नहीं। तो मैं जाकर गांव में सबको स्वराज के बारे में समझाता था कि स्वराज क्या है। आपके लिए अगर गांव का बजट आ रहा है तो सारे लोग बैठिए, गांव की समस्याओं पर चर्चा कीजिए, और गांव की प्राथमिकताओं के हिसाब से बजट का इस्तेमाल हो, इसको पास कीजिए। ऐसी तमाम चर्चाएं, बातचीत। तो एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था बस्ती, तो सामने ट्रक जा रही थी, उसके पीछे मैं जा रहा था। तो ट्रक में वो जो उसकी जो जंजीर लटकती रहती है ना साइड में, उसको बांधने के बाद जो जंजीर लटकती रहती है, पता नहीं वो जंजीर बहुत बड़ी थी या क्या था, टूटी हुई थी क्या था। तो मैं जा रहा था, मैंने उसके बगल गाड़ी लगाई। मेरी जो बाइक का हैंडल जो है वो उस जंजीर में फंस गया, और जंजीर में फंस गया तो मैं बाइक तो हमारी कहीं और गिरी, मैं कहीं और गिरा। तो अकेले ही था मैं। तो मोटरसाइकिल से मैं उस टाइम में बहुत यात्रा करता था। सुल्तानपुर से बस्ती करीब आप समझ लीजिए कि 120 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, है? अब कुर्ता फट गया, पैजामा फट गया, लोग वहां इकट्ठा हो गए, मुझे किनारे लेके गए। पूरे शरीर में खरोच आ गई अच्छी खासी। तो एक होटल पे लेके गए, ढाबा टाइप का था। उसके बगल में आसपास में एक दुकान थी, वहां गए तो वहां पे एक छोटा सा शर्ट, तो पैसा वैसा भी सब 100-200 रुपए जो भी था, तो वो 60-70 रुपए की वो शर्ट हमने ली। पैजामा थोड़ा ठीक था, वो बच गया, तो कुर्ता काफी फट गया था। तो मैंने वो गाड़ी वाली कहा, मैंने कहा भाई इसको ठीक करो बाइक को। तो बाइक उसने ठीक ठाक किया, थोड़ा बहुत चलाने लायक हो गई। फिर मैं रुका नहीं, मैं गया, कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करने के बाद फिर गाड़ी चला के वापस सुल्तानपुर आया, और पैर वैर में अच्छी खासी स्वेलिंग आ गई थी जब तक पहुंचा घर। और उसके बाद ये बात मैंने अरविंद केजरीवाल जी को भी नहीं बताई, और 2-3 महीने के बाद उनको पता लगा। एक्सरे कराया मैंने, फिर उसमें उन्होंने, कोई फ्रैक्चर तो नहीं था लेकिन ट्रीटमेंट दिया। तो 2 महीने के बाद उनको ये पता चला कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया। बोले आपने बताया नहीं? तो हमने कहा नहीं, जिस काम में जुटे हुए हैं उस काम में छोटी मोटी ऐसी दिक्कतों को बता के अपने अगुआ नेतृत्व के लोगों को मैं परेशान नहीं करना चाहता। जो जिस चीज से मैं खुद निपट सकता हूं, यानी कि मान लीजिए थोड़ा फ्रैक्चर हुआ तो उसका इलाज में करा सकता हूं, दवा ले सकता हूं, एक्सरे करा सकता हूं,
जाके सभा कर सकता हूं। अब उसके लिए इतना रोना रोना क्या है? बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने अन्ना जी का आंदोलन शुरू किया, उसमें हम लोग जुड़ गए। मुझे 2 जिले का चार्ज मिला। आपको आज संगठन की चर्चा हो रही इसलिए बातें बता रहा हूं। 2 जिले का चार्ज मिला था मुझे, रायबरेली और सुल्तानपुर। और उस समय सुल्तानपुर में अमेठी आता था और राहुल गांधी जी वहां से सांसद थे, सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद थे। तो अख्तर भाई वगैरह सब लोग साथ में थे, तो कोई पार्टी वार्टी तो कुछ थी नहीं। तो हम लोगों ने सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में आंदोलन शुरू किया, फिर अमेठी में मैंने आंदोलन को लीड किया, रायबरेली में आंदोलन को लीड किया। और क्योंकि अमेठी और रायबरेली इस समय केंद्र बन गया, इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट हुआ, टीवी चैनल्स पे चलता था, वो चलता था। फिर अन्ना जी का, उसके पहले का किस्सा मैं कई बार बता चुका हूं कि जब अप्रैल का आंदोलन था तो मैं 2 अप्रैल को गया था, तो केजरीवाल साहब और हम लोग सोच रहे थे कि 3000 लोग आ जाए तो बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। और पहले दिन ही 50,000 लोग आ गए वहां, और 5 दिन के अंदर सरकार को झुकना पड़ा। फिर वो बीत गया। फिर अगस्त का जब आंदोलन आया, 13 दिन का अनशन जब अन्ना जी का हुआ, तो मैं सुल्तानपुर में आंदोलन चला रहा था। तो एक दिन अरविंद जी से बात हुई, तो बोले कैसा करो तुम आ जाओ यार, दिल्ली आ जाओ। तो मैंने अपने पिताजी को बताया नहीं और ड्राइवर से उसका मोबाइल अपने पास लिया और मैंने कहा कि सीधे दिल्ली के पहले रुकना मत तुम, सामान रखा पीछे और ड्राइवर के मोबाइल बंद, अपना मोबाइल बंद, पूरे रास्ते पर उसको लेके गया। फिर जब दिल्ली पहुंच गया तब मैंने मोबाइल ऑन किया, पिताजी को जो अपना डांटना बिगाड़ना था उन्होंने डांटा बिगड़ा कि तुम कुछ बताए भी नहीं, ये किए वो किए। और फिर जब मैं वहां पहुंचा तो अरविंद जी ने कहा आपको संचालन करना चाहते हैं। मैंने कहा यार 50 लोगों में संचालन करने वाला आदमी, 50,000 आदमी सामने खड़ा हुआ है रामलीला के मैदान में, यहां पर क्या संचालन करूंगा? बोले आपको संचालन करना है। तो मैंने उस मंच का 13 दिनों तक संचालन किया। फिर सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर ये पार्टी बनी। पार्टी बनी तो लोग हम लोगों के ऊपर हंसते थे, कहते थे क्या नाम है इसका? बोले आम आदमी पार्टी। बोले आम आदमी पार्टी नहीं, 4 आदमी पार्टी। क्या कहते थे? 4 आदमी पार्टी। हम लोग झंडा लेके कहीं जाते थे, कहते थे तब तिरंगा लेके जाते थे, तब तो ये झंडा भी नहीं था हम लोगों का अलग से। तो कहते थे देखो कांग्रेस वाले आ गए, तब बाद में देखते थे नहीं बीच में चक्र बनाए जानते थे तिरंगा, वो हमारी पार्टी को भी नहीं जानते थे। फिर केजरीवाल साहब ने कहा कि आप चुनाव में इंचार्ज बन के अब आप देखिए कौन किसको कहां से लड़ाना है, चुनाव ये करना है करना है। तो मैं जाके आप यकीन नहीं कीजिएगा 6-6 घंटे लोगों के घर में बैठा रहता था, कोई हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता, चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। कहता था नहीं भाई अगली बार आइएगा देखेंगे, ये है वो है। एक प्रत्याशी महोदय थे, उनके पास में गया, कांग्रेस के नेता थे, मजबूत थे, तो सबने कहा कि भाई ये ठीक चुनाव लड़ेंगे। तो मैं गया उनके पास, तो काफी देर तक वो बैठाए समझाते रहे। बोले देखिए इस बार आपको 2-4% वोट मिल जाएगा, तो अगली बार आप आइएगा, तब अगली बार आपकी पार्टी से लड़ेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आया और हम लोगों की सरकार बनी, तो दूसरे दिन मैं तो पार्टी ऑफिस में रहता था, पार्टी के ऑफिस में मैं रहता था। पता है नहीं आप लोगों को, जो सीपी में पार्टी ऑफिस था वहीं पे मैं रहता था। तो ऊपर के कमरे में मैं रहता था, तो मैंने देखा कि सुबह कोई आदमी जो है फूल वूल लेके खड़ा है, क्योंकि भीड़ पूरे रात भीड़ चली, सबसे अपना मिलना जुलना, बहुत लेट में सोया। तो वही सब थे जो जिनके यहां मैं गया था, उन्होंने कहा था कि आपका टिकट मुझे मिल चाहिए, वो मेरा अभिनंदन करने के लिए फूल लेके खड़े थे। फिर वो दौर देखा, फिर 14 में हम लोग पूरे देश में हार गए चुनाव, 49 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर लोगों ने कहा ये पार्टी खत्म हो गई।
अब तो इसका अस्तित्व मिट गया। 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। ये लोग तो भगौड़े हैं, फलाना है, ढिमका है। कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जाता था, लोग दरवाजे बंद कर देते थे, कोई कुत्ता छोड़ देता था, कोई मजाक उड़ाता था, कहता था गए थे मोदी से लड़ने, बहुत हो गया तुम्हारा। फिर पंथ भगोड़ा कहते थे। फिर 15 का चुनाव हुआ तो इतिहास में दर्ज हुआ। इतिहास में दर्ज हुआ 70 में से 67 सीटें हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा सीटें लेते आम आदमी। फिर पंजाब में गए, मेहनत किया वहां पे, तब कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं था। 17 में हमारी वहां पे 20 सीटें आई, हमारे सहयोगी की 2 सीटें आई, 22 सीटें हम लोग जीते वहां। फिर 20 में 62 सीटें फिर दिल्ली में जीते। मैं ये सब इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। गोवा 2 सीट जीत गए। गुजरात जैसा राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता, 14% वोट आया, 5 सीटें वहां जीत गए, नहीं जीते। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको चीजें आज बहुत आसान दिखती हैं। ये अक्सर बैठे इनसे पूछिए, मैं गेरू आपसे तो कह रहा हूं कि दीवार लिखवा देना, कह रहा हूं ना आपसे। गेरू हाथ में लेता था, ये लोग हमारे साथ में रहते थे, ऊंची से नारा में खुद लिखता था। और हमारे पिताजी के एक दोस्त थे, उन्होंने देखा रेलवे स्टेशन के बाहर में नारा लिख रहा था। रात में वो श्रमजीवी ट्रेन से उतरे तो जाके दूसरे दिन मेरे पिताजी से बोले कि आपका लड़का नालायक हो गया, इसको पढ़ा लिखा कि आपने ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। आप तो इसको पढ़ा लिखा दिए, उड़ीसा से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा दिया, आप तो ये तो बर्बाद हो गया लड़का आपका। तो पिताजी मेरे बहुत अफसोस के साथ आए घर पे। उन्होंने 3-4 डांट लगाई कि तुम नारे लिखते घूम रहे हो, तुमने इज्जत हमारी खत्म कर दी है, और ये है और वो है। हॉस्पिटल में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाता था। तो वॉल राइटिंग खुद से करते थे, सारा काम मेहनत खुद से करते थे। पैसा होता नहीं था, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते थे, लोगों की दवाओं का इंतजाम करते थे। पैसा बिल्कुल नहीं होता। पैसा इतना नहीं होता था कि अगर आपको मैं बताऊं तो आपको हंसी आएगी। मैं ये कोई अपनी सेखी में बातें नहीं बता रहा हूं, मैं खाली ये बता रहा हूं कि आदमी को ऊपर पहुंचने में दिखता है, लेकिन जो सफर होता है वो कई बार नहीं दिखता है। वो सफर बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता। 20 घड़े पानी पौशाला में रखे जाते थे, और हम और हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव और अशोक और 5 लोगों की ड्यूटी होती थी। वो 20 घड़ा रोज अपने घर में, मैं 1 कप चाय बनाना होता है, हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम बाहर काम करते हो, यहां तुम्हारे वहां फावड़ा खुद चलाते हो, यहां 1 कप चाय बना के नहीं ले सकते। लेकिन 20 घड़ा पानी गर्मी के महीने में हम लोग 27 मार्च से शुरू करते थे और जुलाई के अंत तक वो पौशाला चलता था। 20 घड़ा पानी डेली जाके भरते थे, डेली। बाद में एक नगर पालिका चेयरमैन आया कई साल बाद, उन्होंने ऐसे किसी दिन स्कूटर से उतना गुजर रहे थे, देखे, बोले ये तो बहुत गलत काम करते हैं आप लोग। हमने कहा क्यों? अरे बोले मैं टैंकर भिजवा दिया करूंगा भाई, ऐसे काम मत करो। उनको दया आई कि ये लोग, बीजेपी का चेयरमैन था, तो फिर वो बाद में टैंकर भेजने लगे, वरना खुद से पानी भरते। और पैसा बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था। लेकिन अगर ठान लिया कि ये काम करना है तो करना है, फिर वो सबसे बेहतरीन काम करके दिया। 1 रुपए जेब में नहीं होता।
कोई सम्मेलन हमारे शहर में हुआ होगा, मैंने कराया, कोई प्रदर्शन कराया, कोई आंदोलन कराया। आपको वीडियो मैंने दिखाया ना, हमारे जब रेडी वालों का आंदोलन, जब मैं रेडी पटरी वालों का आंदोलन, हजारों लोग साथ में चल रहे हैं। अभी वीडियो होगा, भेज दूंगा। तो इतना भी पैसा नहीं होता था कि एक बार मैं इन लोगों के रेडी पटरी वालों का कुछ एप्लीकेशन बना रहा था। अब वो मैं लिखता गया, वो रिफिल खत्म हो गई। रिफिल खत्म हो गई तो हमारे साथ में लल्लन भाई थे ना, लल्लन भाई को देखे उन्होंने, भाई अभी इनका तो लिखना बाकी रह गया है। तो उनको ये पता चल गया कि इनके पास 50 पैसा रिफिल कराने के लिए नहीं है। तो तुरंत भाग के गए, वो रिफिल हमारे लिए लेके आए। तो उसको फिर मैंने उनकी एप्लीकेशन पूरी लिखी। तो एक बात आप जान लीजिए, एक सूत्र लेके जाइए यहां से, संकल्प से, उससे अगर जज्बा है, दुनिया का कोई माई का लाल आपको नहीं। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये बातें करते हैं ना अपना खींचतान, ये वो, व्हाट्सएप पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया, फेसबुक पे लिख दिया, हम तो रो रहे हैं सुबह से। कुछ नहीं होता। अगर जज्बा है, हमको इस गोल को हासिल करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। किसी की योग्यता और क्षमता को कोई रोक नहीं सकता। मेरे पिताजी तो इंटर कॉलेज के टीचर थे, माता जी जूनियर हाई स्कूल के टीचर थी, राज्यसभा का सांसद तो छोड़िए, सभासदी कभी नहीं सोचा था कि सभासद जीत जाएंगे। लेकिन रास्ता बनता गया सिर्फ एक चीज से, सिर्फ एक चीज, जुनून और जज्बा। कभी मैंने छोड़ा नहीं, कभी थके नहीं, कभी हार नहीं मानी। ये आ गया, हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये हो गया, आ गया, चलो आगे बढ़ो। जुनून, जज्बा और ईमानदारी और मेहनत एक ऐसी चीज है जिसको कोई छिपा नहीं सकता। ये ऐसी चीज है, ये बनावटी काम है ही नहीं, इसमें कोई बनावटीपना आप कर ही नहीं सकते। मेहनत एक ऐसी चीज है जो कोई छिपा सकता ही नहीं। आप लफ्ज़बाजी दिन भर बोलते रहिए, लेकिन अगर आपने पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोग बोलेंगे कि भैया वो आम आदमी पार्टी वाले आए थे, वो हमारा काम करा के दिए, वो हमारे लिए लड़ाई लड़े, वो गए कलेक्टर से भिड़े, वो गए एसडीएम से भिड़े। और जिसकी जो तारीफ होती करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी और मेरे खिलाफ एक बाबू ने, क्योंकि मैंने उनकी रिश्वत पकड़ाई, उसने मेरे खिलाफ हर्जन एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। और आप देखिए, उसकी जांच हुई और जिले के सारे रजिस्ट्रार का ट्रांसफर हो गया, सारे रजिस्ट्रार का। तो उसमें मेरी कोई गलती थी नहीं। बाबू रिश्वत मांग रहा था, मैंने उसको पकड़वाया। तो और उस समय हमारे लिए लड़ने वाले कौन लोग थे? राइन बिरादरी के लोग, सोनकर बिरादरी के लिए, गांव की महिलाएं, दलित महिलाएं आ गई, बोले अरे भैया इन पे कैसे आप लोग कर रहे, ये तो रोज सबसे हमारे लिए लड़ते रहते। तो इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून, जज्बा है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी योग्यता और क्षमता को कोई दबा नहीं सकता है।
और किसी गलतफहमी में मत रहिए कि हमने अपने जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर दिया है। जब भी आपको ये घमंड आए मन में, किसी एक हिंदुस्तान के क्रांतिकारी की किताब पढ़ लेना, रात भर रोते हुए बीतेगी, तुम्हारे अंदर का घमंड पानी में मिल जाएगा। ये सौभाग्य मुझे जेल में मिला, मैं इसलिए मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक किया तुमने मुझे जेल में भेजा। मैंने नेल्सन मंडेला को पढ़ा, मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैंने हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, काला पानी की सजा कैसे देते थे पढ़ा। बेड़ियां बांध के उनको रखते थे, बेड़ियां बांध के। 116 दिन का अनशन, कितने दिन का? शहीद आजम भगत सिंह ने किया था जेल में। कितने दिन का? 116 दिन का। बुरा मत मानिएगा आप लोग। 6 लोग पूछे यहां पे, भैया मुकदमा ऐसे लिख गया, वैसे लिख गया, ये हो गया, वो हो गया, ये क्या है? फूल के बगान में टहल रहे हो आप? भारत की राजनीति के गुंडों से लड़ने के लिए निकले हो तो मुकदमे लिखे जाएंगे भैया। ठीक है, इससे बहुत चिंता मत किया करो। 23 तो बाबर लिखा मेरे ऊपर, एक दिन में 9 मुकदमा लिखा। ठीक है, ये कठिन रास्ता हमने अपने मर्जी से चुना है ना, वरना तो इनके आगे झुक जाइए तो फिर आप सब अच्छे हो जाएंगे। तो जब ये कठिन रास्ता चुना है तो याद कीजिए अपने महापुरुषों को, कितनी कठिनाई उन्होंने उठाई। 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया शहीद आजम भगत सिंह इस देश के लिए। शहीद अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, कितने नौजवानों ने। और क्या कहा अशफाकुल्लाह ने? बोले कोई अंतिम इच्छा? बोले कोई अंतिम इच्छा नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन में। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन पे। और क्या बोले अपने साथियों को? बोले मुझे अफसोस ये है कि हमारे धर्म में दूसरे जन्म की मान्यता नहीं, तो मैं इसी भारत माता की कोख में दोबारा पैदा होना चाहिए। तो इसलिए अगर वास्तव में हम लोग इस देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, मुश्किलें तो आएंगी। इस रास्ते में आप MP, MLA, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, और इस रास्ते में आपको लाठियां भी मिल सकती हैं, इस रास्ते में आपको मुकदमे भी मिल सकते हैं, इस रास्ते में आपको फूल माला भी मिल सकती है, इस रास्ते में आपको जिंदाबाद भी मिल सकती है, इस रास्ते में आपको मुर्दाबाद भी मिल सकती है, इस रास्ते में आपकी आलोचना निंदा भी हो सकती है, और इस रास्ते में आपको सम्मान भी मिल सकता है। ये मुश्किलों भरा है।